हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि मैंने आपसे बोला था कि हम लोग अगली वीडियो लेके आने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है वो राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी के कुछ क्वेश्चंस इसमें। मैटर ये नहीं करता कि राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी के हैं, किसके हैं। मेन चीज है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स को करना। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको लगभग 250 क्वेश्चन प्लस कराऊंगा और हमें सबसे ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है, वो करनी है रिजल्ट्स पर। तो स्टूडेंट, न्यूमेरिकल्स का तो यह है कि कभी एग्जाम में मिल जाए या कभी ना मिले। तो हम न्यूमेरिकल्स को यहाँ पर केवल सॉल्व नहीं करेंगे, उनके रिलेटेड फॉर्मूला हम समझा देंगे आपको। मेन चीज है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स को कवर करना। मैं न्यूमेरिकल्स की एक वीडियो अपलोड अलग से करूंगा, उस वीडियो में न्यूमेरिकल्स ही सारे होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको केवल ये बताऊंगा कि सबसे ज्यादा रिजल्ट्स कौन कौन से आपको याद रखने हैं। और ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स, तो क्या होता है, कभी कभी प्रॉब्लम सीधी सीधी पूछ ली जाती है, तो आप उन प्रॉब्लम्स को याद भी रख सकते हैं। अब जैसे पहला प्रॉब्लम आप देख पा रहे होंगे, तो स्टूडेंट ये मैं आपको एक अगली वीडियो कल बनाऊंगा, उसमें आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे स्टूडेंट। तो इसमें लगभग 250 प्लस क्वेश्चंस होंगे आपके। तो इस वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए देख सकते हैं आप। देखिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है। आप पहले क्वेश्चन का स्किप कर सकते हैं, इसमें तो केवल ये पूछा है कि वर्क डन ट्विस्टिंग वैल्यू पूछी गई है। तो ट्विस्टिंग की वर्क डन वैल्यू कितनी आती है, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, इसका 1.5 जूल आंसर आता है। तो आप चेक कर लेना किस तरीके से मैं आपको कल की वीडियो में कराऊंगा, है ना स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है कि द ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ सेंटर ऑफ अ सॉलिड स्फीयर इज गिवन बाय। तो हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड किसी भी केंद्र पर कितना होता है। तो सभी जानते हैं केंद्र पर जो गुरुत्वीय विभव होता है वो कितना होता है, 0। अब हम बात करते हैं कि ये देखो जो रिलेशन पूछा है इलास्टिक कोफिशिएंट में। तो सबको पता है बाई बराबर 3k। आपको कभी कभी क्या हो सकता है, कैपिटल बाई पूछ सकता है, और बराबर में 3k कैपिटल हो सकता है, और 1 - 2 सिग्मा, जहां पर सिग्मा होता है पोर्शन रेशियो। अब बात पूछिए लिमिट्स ऑफ पोर्शन रेशियो की क्या होती है। स्टूडेंट ध्यान रखना, -1 से छोटी और 0 पॉइंट माइनस के 0.1 से बड़ी होती है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, मैंने बोला था आपको कि ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं कराऊंगा, तो मैं आपको केवल रिजल्ट्स के बारे में बताऊंगा अभी इस वीडियो में। न्यूमेरिकल्स की एक वीडियो अलग से आएगी, तो आप न्यूमेरिकल की वीडियो उसमें करना। तो उसमें क्या है कि जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं और जो छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स हैं उसको मैं यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 को अगर रिमेम्बर रख सकते हैं तो उसका राइट आंसर होगा 140, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये अच्छा सवाल है, एक दो बार नहीं बहुत बार पूछा गया है कि अगर हम बात करें जड़त्व मोमेंट ऑफ इनर्शिया की किसी भी सर्कुलर डिस्क की अबाउट द एक्सिस टेंजेंशियल टू इट्स सरकमफ्रेंस, ठीक है, एंड पैरेलल टू द डायमीटर, तो उसका जो आंसर होता है स्टूडेंट होता है 5/4 mr²। कितना होता है, 5/4 mr²। अब बात कर रहे हैं द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी 1 रेडियल पर सेकेंड। तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो ध्यान रखिएगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आधा हो जाता है। कितना हो जाता है, आधा। अब देखो ये सवाल है, ये न्यूमेरिकल छोटा है तो इसे कर सकते हैं। देखो आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, इधर आई होता है, इधर जे होता है, इधर के होता है। तो अगर आप जे का मल्टीप्लाई आई के साथ करोगे तो आई मिलेगा। तो यहाँ पर आई मिलेगा, और आई क्रॉस आई कितना होता है स्टूडेंट, 0 होता है। तो पूरा क्या आ जाएगा, इसका आंसर 0। ठीक है स्टूडेंट। अब बात करते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो आपको पता होगा कि डेल जो वेक्टर होता है स्टूडेंट, उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। तो डेल का स्क्वायर निकालोगे तो डेल 2 ओवर डेल एक्स 2 प्लस डेल 2 ओवर डेल वाई 2 प्लस डेल 2 ओवर डेल जेड 2 आता है। तो उसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, इसी को हम लाप्लास ऑपरेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लाप्लास ऑपरेटर। अगला क्वेश्चन है कि कंजर्वेटिव फील्ड के क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कंजर्वेटिव में कर्ल 0 होता है। तो स्टोक्स के अकॉर्डिंग हमको पता है कि लाइन इंटीग्रेशन किसके बराबर होता है, सरफेस इंटीग्रेशन के विद द हेल्प ऑफ कर्ल। तो कर्ल 0 होगा तो ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0 हो जाएगा। ये टेंसर क्वांटिटी क्वेश्चन है स्टूडेंट। उन्होंने बोला है कि ए बी बार इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता होना चाहिए कॉन्ट्रावेंटी टेंसर है किस काइंड का, फर्स्ट रैंक का। किस रैंक का है, फर्स्ट रैंक का है। अब ध्यान रखना स्टूडेंट, डायवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर पूछा है, तो ध्यान रखना उसके लिए 3 होती है। किस तरीके से कि आर वेक्टर का जो वैल्यू होता है वो होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो इसका डायवर्जेंस अगर आप निकालते हैं तो इसका 1 आ जाएगी वैल्यू, इसकी 1 और इसकी 1, तो आंसर आ जाएगा आपका 3। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डायवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर 3 होता है और कर्ल ऑफ आर वेक्टर 0 होता है। ठीक है ना स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है कि अगर हम किसी चीज का स्केलर का ग्रेडियंट निकालते हैं तो ग्रेडियंट हमेशा वेक्टर फॉर्म में आता है। और एक चीज को आप ध्यान रखिएगा
कि अगर हम किसी चीज का ग्रेडियंट निकालते हैं तो वेक्टर आता है, डाइवर्जेंस निकालते हैं तो स्केलर आता है, और हम किसी का कर्ल निकालें वेक्टर का तो वह वेक्टर मिलता है। ये आपका एक क्रोनिकर सॉरी ड्रैग डेल्टा फंक्शन का सवाल है। तो उसकी जो वैल्यू होती है वो एफ ऑफ ए के बराबर होती है। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन में आ गया जीरो टू इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर डेल्टा ऑफ एक्स माइनस टू की वैल्यू पूछ ली आपसे, तो आप करेंगे क्या, केवल एक्स स्क्वायर टू पुट कर देंगे तो उसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव मोड्स इन स्टेशनरी वेव में। तो स्टेशनरी वेव की बात करें तो उसमें कितने का होता है, लैम्डा बाई टू का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है 15 वाला। अब वो कह रहा है लिसाजू की जो आकृति होती है उसकी मेजरमेंट किस में नापी जाती है, तो ध्यान रखना फेज डिफरेंस में। और कहीं कहीं फ्रीक्वेंसी भी लिखा हुआ है तो आप फेज डिफरेंस में लिख सकते हैं। तो अगर वैसे दोनों में होता है, फ्रीक्वेंसी में और फेज डिफरेंस में, तो आप फेज डिफरेंस ही आंसर लगाइएगा। ठीक है ना स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है द एम्पलीट्यूड ऑफ अ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो अवमंदित गति के लिए क्या होता है, उसका होता है डिक्रीज एक्सपोनेंशियली। तो आंसर जो आता है वो e की पावर माइनस में आता है, इसलिए क्या करता है वो डिक्रीज करता है एक्सपोनेंशियली। इफ द मास ऑफ द अर्थ बिकम 8 टाइम्स, अगर हम धरती का मास जो है 8 गुना कर दें इट्स प्रेजेंट मास के, कीपिंग द रेडियस अनचेंज, और रेडियस को अनचेंज करें, तो उसका पीरियड रिवॉल्यूशन में क्या चेंज होगा, तो कोई चेंज नहीं आएगा, विल बी रिमेन्स अनचेंज। ठीक है ना, क्योंकि रोटेशन मास पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है ना। द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो आपका होता है वो पूरा 24 आवर ही होता है, जो अर्थ की होती है उसी के हिसाब से। ठीक है ना, ध्यान रखना, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन अ प्लेनेट अप्रोचेस द सन, जब प्लेनेट सन के अप्रोच करता है, द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग क्वांटिटी इंक्रीज, क्या इंक्रीज करती है, तो आप ध्यान रखना एंगुलर वेलोसिटी इसकी इंक्रीज करती है। ये सवाल इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 21 इज आल्सो इंपोर्टेंट, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 7 टाइम। ध्यान रखना, ये आ सकता है। स्टील, ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 22 इज आल्सो वेरी इंपोर्टेंट। स्टील कैसी चीज है, तो स्टील मोर इलास्टिक देन रबर। ध्यान रखना, रबर से ज्यादा इलास्टिसिटी होती है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 23 है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ यूनिफॉर्म एल नॉट है और इसका 4 एल नॉट है, तो इसकी जो वैल्यू पूछी गई है 4 सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी, तो टॉर्क की, तो टॉर्क आप जानते होगे, डिफरेंस कर देंगे इसका, तो इसका आंसर आ जाएगा लगभग 3 एल नॉट अपॉन 4, 75%। क्योंकि 4%, 100% ये रहा, 100 में से एक गया तो कितना बचेगा, आप यहाँ देख सकते हैं ना, 3, तो 3/4 हो जाए। अगला क्वेश्चन है इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन एन अ रोटेटिंग बॉडी द क्वांटिटी कंजर्व्ड, कंजर्व क्या रहता है क्वांटिटी, उसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, क्या रहता है एंगुलर मोमेंटम। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन की बात करें ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में, वो किसके बराबर होता है, न्यूटन के थर्ड नियम के। क्रोनिकल डेल्टा आपको पता ही होगा, इसकी जो क्रोनिकल डेल्टा होता है उसकी रैंक हमेशा कैसी होती है, 2 होती है। और एक बार ध्यान रखना टेंसर ऑफ जीरो रैंक का कैसा होता है, स्केलर होता है। स्पेरिकल सिस्टम में अगर हम ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस का क्रॉस करेंगे तो स्टूडेंट हमें आंसर क्या मिलेगा, 0। तो ये वैल्यू किसका होती है, 1 के बराबर होती है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज यूज टू चूज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो कौन कौन सा यूज किया जाता है, ध्यान रखना जियोमेट्री हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूज करते हैं। इनमें से पूछा है इनमें से कौन सा सही है, तो स्टूडेंट इस चीज को ध्यान रखना, डाइवर्जेंस इसके साथ निकालोगे और इसका इसके साथ निकालोगे तो इसका आंसर 2 आता है, ध्यान रखिएगा। ग्रेडियंट ऑफ आर स्क्वायर आर वेक्टर के बराबर होता है, सॉरी 2r वेक्टर कैसे आएगा वो देखिए। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप प्लस 2z के कैप आएगा। तो यहाँ से आप लोग 2 कॉमन निकाल सकते हो, तो वैल्यू बचेगी किसकी, आर वेक्टर की, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। द डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर इज, तो डाइवर्जेंस हमेशा किसी वेक्टर क्वांटिटी का निकालते हैं तो कुछ या तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, या फिर वो 0 भी हो सकता है, इसी को ध्यान रखिएगा। अब इसकी वैल्यू पूछिए ए डॉट बी क्रॉस सी की, तो आप पहले बी क्रॉस सी निकाल लीजिएगा, उसका ए डॉट करना तो आपको आंसर मिल जाएगा अप्रोक्सीमेट 314। तो बी क्रॉस सी आपको उम्मीद है निकालना आता होगा। किस तरीके से बी क्रॉस सी निकालते हैं स्टूडेंट, हम लोग पहले आई लिखेंगे, यहाँ पर यहाँ जे लिखेंगे, यहाँ के लिखेंगे, उसके बाद बी की वैल्यू लिखेंगे, तो बी की वैल्यू कितनी है 3 -7, उसके बाद -5, इस तरीके से 5 2 -4, इसको सॉल्व करेंगे तो बी क्रॉस सी मिल जाएगा।
तो बी क्रॉस सी का ए के साथ डॉट करने पर जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको 314। अब कर्ल मैंने बोला था कर्ल ऑफ आर वेक्टर हमेशा जीरो होता है क्योंकि ये इरोटेशनल होता है, ठीक है ना, इस चीज को भी ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा सही है। तो एक बात ध्यान रखना है, ए डॉट बी और बी डॉट ए हमेशा बराबर होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ये होल्ड करता है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट की 37 कि ये चीज जो है वो कोप्लेनर है, तो कोप्लेनर का मतलब क्या होता है, इसका डिटरमिनेंट जीरो होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 1, इसका हो जाएगा 1 2 माइनस 3, इसका हो जाएगा 3 क्यू 5। इसका डिटरमिनेंट आप जीरो करा रखेंगे तो आपको एक क्यू की वैल्यू मिलेगी, तो क्यू की वैल्यू मिलेगी आपको माइनस सॉरी प्लस के 4। आप चेक कर सकते हैं इसको। अब बस पूछा है कौन सा ट्रू है। ध्यान रखना ए डॉट बी डॉट सी की वैल्यू 100, मैंने आपको फॉर्मूला बता सकता हूँ उसका कि ये बी डॉट ए सी माइनस सी डॉट ए बी होता है, तो उसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हाँ, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ए क्रॉस और डॉट बराबर होते हैं तो उसका आंसर कितना आता है, तो 45 डिग्री आता है। वो आता कैसे है, ए क्रॉस बी की वैल्यू सॉल्व करोगे तो ए बी साइन थीटा रहता है, इधर का क्या होता है ए बी कॉस थीटा होता है, ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो टेन थीटा बराबर 1, तो टेन थीटा 1 कहाँ पर होता है स्टूडेंट 45 डिग्री पर होता है ना। अगला क्वेश्चन है द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तो उसमें एक्सेलरेट और एक्सीलरेट भी अनचेंज रहेगा। अब देखिए स्टूडेंट सिलेंड्रिकल जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट होते हैं रो कॉमा फाई कॉमा जेड। तो रो को यहाँ लिखिए और फाई को यहाँ लिखिए और जेड को यहाँ लिखिए। अगर इसके साथ इसका क्रॉस करोगे तो ये मिलेगा, इसका इसके साथ क्रॉस करोगे तो ये मिलेगा। अब हमें पूछा है, ये पी नहीं है स्टूडेंट, रो है, ठीक है ना, इसी को ध्यान रखिएगा, ये रो है, रो है ना। तो हमसे पूछा है कि क्या अगर हम फाई का जेड के साथ करें तो फाई का जेड के साथ करने पर क्या मिल रहा है, रो मिल रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है, रो का जेड के साथ करेंगे तो रो का जेड के साथ करेंगे तो माइनस का ये गलत दे रखा है स्टूडेंट। तो मेरे हिसाब से इसका अगर फाई का हम जेड के साथ करेंगे तो रो मिलेगा और फाई का जेड के साथ करेंगे तो रो मिलना चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट वो पहला होगा। यहाँ पर थोड़ा सा गलत दे रखा है, देख लेना स्टूडेंट आप एक बार। अगर रो का जेड के साथ करोगे तो -5 मिलना चाहिए था, यहाँ पर ऐसा है नहीं है, ठीक है ना स्टूडेंट। ए वेक्टर दे रखा है और बी वेक्टर दे रखा है, तो आपको ए और बी के बीच का एंगल पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए और मॉड बी। तो ए डॉट बी करोगे तो आपको इस फॉर्मूले में लगा देना, तो आपको आंसर मिल जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 यहाँ पर आएगा, इसका इससे करेंगे तो प्लस का ये हो जाएगा आपका 18 और इसका इससे करेंगे तो माइनस का कितना मिलेगा, कितना, प्लस का ही हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 8। अब इसका सॉल्व करेंगे तो लगभग लगभग चेक कर लेना कितना आंसर आ रहा है इसका, तो इसका आंसर लगभग लगभग देख लेना, गलत भी हो सकता है। और डिवाइड में कर ले तो देखिए 2 मिनट हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 और 9 25 और 4 31 और 16 और 9 25 और 4 31, इसका हो जाएगा 64 प्लस जो भी चेक कर लेना स्टूडेंट, इसका मुझे आंसर थोड़ा गलत दिखाई दे रहा है 42 का, चेक कर लेना, ये फॉर्मूला इसमें दिखा है ना, को जो बनेगा वो देख लेना। अब पूछा इसमें से कि ये उसकी रैंक क्या होगी, तो 3 नीचे है तो ऊपर है तो उसकी हो जाएगी 5। पाथ ऑफ द पार्टिकल इन सर्कमफ्रेंस व्हील मूविंग अ कार। तो आपको सबको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्कुलर पाथ दिखाई देता है, कैसे दिखाई देता है, सर्कुलर। अगला क्वेश्चन है द पार्टिकल ऑफ मास एम। अगर किसी पार्टिकल का मास एम है और त्रिज्या उसकी आर है तो उसके पास उसका सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, तो वो होता है एल स्क्वायर अपॉन एम आर क्यू। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट व्हेन टॉर्क एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज जीरो। अगर बलागुण जीरो है तो उसका मतलब क्या होगा, क्या कंजर्व रहेगा उसमें, ध्यान रखना एंगुलर मोमेंटम कन्वर्ज कंजर्व रहता है उसमें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 46 आ सकता है पेपर में। न्यूटन्स लॉ वैलिड। तो न्यूटन्स लॉ जो वैलिड होते हैं वो इनर्शियल फ्रेम में होते हैं, किसमें होते हैं, जड़ती फ्रेमों में। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स कैन एंटी सिमेट्रिक। तो एंटी सिमेट्रिक में होता है एन एन माइनस 1/2, अगर सिमेट्रिक होता तो उसमें होते हैं एन एन प्लस 1/2। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अगर ए वेक्टर दे रखा है तो कर्ल ऑफ ए वेक्टर निकालिए। तो कर्ल ऑफ ए वेक्टर इसका 0 आ जाएगा, किस तरीके से, आप यहाँ पर आई रखना या जे करना या के करना या डेल अपॉन डेल एक्स करना या डेल अपॉन डेल वाई करना या डेल अपॉन डेल जेड करना, और इसके रख देना बाई जेड, इसकी जेड एक्स, इसके रख देना बाई एक्स वाई। सॉल्व करोगे तो इसका आंसर कितना मिलेगा स्टूडेंट, आपको 0 मिलेगा। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है 49।
50 वाला क्वेश्चन कह रहा है फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन एक्स वाई प्लेन, अगर कोई पार्टिकल एक्स वाई प्लेन मूव कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है? तो रेडियल एक्सेलरेशन और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का सम कर देंगे तो ये हो जाएगा इसका आंसर पहला वाला। गॉस डाइवर्जेंस क्या करता है? सरफेस को वॉल्यूम में कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ डाइवर्जेंस, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ध्यान रखना सॉलिड नोडल की कंडीशन, सॉलिड नोडल की कंडीशन क्या होती है? ध्यान रखना डाइवर्जेंस में जीरो होता है। एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है, जेड दे रखा है, तो उसका एक्सेलरेशन पूछा है, तो आप क्या करेंगे? इसका पहले आर वेक्टर निकाल के दो बार इसका डेरिवेटिव कर देंगे, तो इसका जो दो बार डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा? ई की पावर माइनस टी ही आएगा। इसका डेरिवेटिव दो बार करोगे तो एक बार करोगे तो ये पता नहीं लोगों ने सवाल इसमें डाल ही क्यों दिया है, क्योंकि ई में अगर आप एक्सेलरेशन निकालते हो मैग्नीट्यूड में तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये। आपको करना कुछ नहीं है, अंडर रूट में एक्स डबल डॉट का स्क्वायर कर देना है, प्लस वाई डबल डॉट का स्क्वायर कर देना है, और प्लस जेड डबल डॉट का स्क्वायर कर देना है। जो आंसर आएगा वो चेक कर लेना है, इन्होंने दिया है रूल में 35 है ना, देख लेना आप अपना। तो यहाँ थोड़ा साफ दिखाई नहीं दे रहा। टू वेक्टर्स पैरेलल कब होते हैं? जब उनका क्रॉस जीरो होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी? तो सबको पता है कि इलास्टिक कांस्टेंट जो होता है वो आपका वैसा कांस्टेंट, इलास्टिक कांस्टेंट जो होता है वो आपका स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। कंजर्वेटिव फोर्स के लिए आप सभी को पता होगा कि F बराबर माइनस से ग्रेडियंट ऑफ यू होता है। रिलेशन बिटवीन बाई ईटा का मामला में तो ध्यान रखना ये होता है बाई बराबर 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। रिलेशन आने आने इस बार ध्यान रखना, इसको याद कर लेना आप लोग। कैलकुलस का थर्ड नियम क्या कहता है? तृतीय नियम कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यू। ये भी आ सकता है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यू। वेव नंबर भी दे रखा है तो उसके वन अंगस्ट्रम में कितने होते हैं? तो वन अंगस्ट्रम में आ जाएंगे इसके 10 की पावर 10 माइनस के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी में रिलेशन क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए ये। ठीक है, वो भी कैसा? डिस्पर्जिव मीडियम की बात कर रहा है, डिस्पर्जिव में माइनस होता है, ध्यान रखना। रिलेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। 62, तो उसका राइट आंसर होगा बी ई बराबर रूट टू बी नॉट। जो एस्को वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में रिलेशन है ये। ठीक है, अगर आर वेक्टर है तो ध्यान रखना कर्ल ऑफ आर वेक्टर हमेशा कैसा होता है? जीरो होता है। तो क्वांटिटी फैक्टर ऑफ एन आइडियल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ध्यान रखिएगा उसकी वैल्यू क्या होती है? 2 होती है। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो होती है वो कैसी होती है? कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर होता है। कैसा होता है? कॉन्ट्रावेरिएंट। अगला क्वेश्चन है द प्लेन सर्कुलर डिस्क अ रिंग एंड स्फीयर, तो किसका हो जाएगा? डिस्क का। अगला क्वेश्चन है द करेक्ट रिलेशनशिप, तो इसमें से करेक्ट रिलेशनशिप पूछा है तो एल बराबर जो होता है वो आर क्रॉस पी होता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट गोइंग अराउंड द अर्थ, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग स्टूडेंट? उसे बोलते हैं नेगेटिव। टोटल एनर्जी कैसी होती है सैटेलाइट में? नेगेटिव होती है। एक्सेलरेशन अगर एसएचएम की बात करें तो कैसा होता है? मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें इन स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स ये होते हैं, उसको कैसे होते हैं हमारे पास? ये होते हैं एजीम्यूथल। कैसे होते हैं? चक्रीय। अगला क्वेश्चन है अगर दो वेक्टर ए और बी वेक्टर दे रखे हैं, उनका रिजल्टेंट दे रखा है सेम मैग्नीट्यूड है, देन एंगल क्या होगा उनका? 120 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लीसाइज़र फिगर के लिए अगर रेशियो 1:1 पे एलिप्स बन रही है तो उसका आंसर क्या होगा आपका? 5/2। द डिस्प्लेसमेंट पूछा है इसका तो एक्स रहा है, तो पीरियड पूछा गया है तो 2 पाई अपॉन टी होता है, तो आप चेक कर लेना, इसका आंसर बनता है 0.02 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 74 है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सैटेलाइट, तो कितना होता है एंगुलर मोमेंटम इसका स्टूडेंट? अंडर रूट में 2mr² की पावर हाफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द केपलर सेकंड लॉ, तो केपलर सेकंड लॉ जो कहता है वो कहता है एंगुलर मोमेंटम के बारे में। ठीक है ना, कंजर्व क्या रहता है उसमें? एंगुलर मोमेंटम। तो स्टूडेंट ये रहे आपके 75 क्वेश्चंस, और इसके बाद ये मैंने पेपर आपको करा दिया ये वाला डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का 2023 का, इसकी एक स्पेशल वीडियो बनाई है मैंने, तो उसको ये कर लेना। अब मैं आपको और क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये वाले मैंने करेक्शन करा दिए हैं आपको, है ना। अब ये अगली वीडियो फिर आगे देखो दोबारा से रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये वाला देख रहे हैं आप लोग, जियो स्टेशनरी वाला, तो इसका λ/2 आंसर था, है ना। तो बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है ये। तो ये क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ मैं आपको। ये भी एक आपके बीएससी पार्ट 1 का ही पेपर है जो आपका सबसे पहले हुआ था, मतलब ये 2022 का पेपर है बीएससी का, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि लीसाजू फिगर आर फॉर्म्ड कब बनते हैं, और वो भी कैसे? सिंपल हार्मोनिक में, तो उसका ध्यान रखना परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कैसे होने चाहिए? परपेंडिकुलर होने चाहिए ईच अदर के।
अगला क्वेश्चन है अ वेव इज रिफ्रेक्टेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर क्या कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो इसका राइट आंसर होगा ओमेगा आर स्क्वायर अंडरवुड में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, इसको तो आप दिमाग में डाल लीजिए, इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट पूछा है कितना होगा सिंपल में, तो इसका आंसर होता है माइनस के 0.35। अगला क्वेश्चन है तो 10 टू पावर माइनस 2 के लिए बात की है, तो 10 टू पावर माइनस 2 यहाँ दिखाई दे रहा है, देखो 10 टू पावर माइनस 2 और 10 टू पावर माइनस 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 पेपर में आ सकता है, ये मान लीजिए आप। तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होती है इसकी ये डी टू डेल टू साई ओवर डेल एच टू बराबर 1/b स्क्वायर डेल टू साई ओवर डेल टी स्क्वायर। हाँ, एक ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आ सकता है पेपर में, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द शेप ऑफ लिसाजूस फिगर एट 90 डिग्री, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछे जाने वाला सवाल है, ओवल शेप बनती है, यानी कि आपसे एलिप्स भी कह सकता है ये, 90 डिग्री पर एलिप्स बनती है बच्चों, ठीक है ना। इन स्टेशनरी वेव स्ट्रेन इन मिनिमम कब, आप ध्यान रखिएगा एट एन एंटी नोड्स पर, कहां पर, एंटी नोड्स पर। ये सवाल थोड़ा दिख नहीं रहा सही से, इसको कर सकते हैं आप ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस सी, पहले ए प्लस बी निकाल लेना यहाँ से, उसके बाद ए क्रॉस बी निकालोगे आप, उनका फिर दोबारा से क्रॉस करोगे तो आपको राइट आंसर मिलेगा पहला, ठीक है ना। अब इसने पूछा है कोप्लेनर, तो कोप्लेनर के लिए क्या करेंगे, इनके डिटरमिनेंट को जीरो कर देंगे, जब भी सवाल कोप्लेनर का दिखाई दे, ये तो आना ही कंफर्म है, तो कोप्लेनर का सवाल दिखाई दे तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, उनका डिटरमिनेंट जीरो के बराबर रख देना, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। अब हमें पैरेललोपाइप्ड का वॉल्यूम पूछा है, तो एज दे रखे, उसका फॉर्मूला लगा देना, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है ना, तो ए बी सी आपको दे रखे हैं, इसको इनमें लगा देना, तो आपको आंसर मिल जाएगा कितना, जो भी है यहाँ पर दिख रहे हैं आप लोग। हाँ देखो, इसको सिमेट्रिक देखना है, देखो ए बी सी फिर बी सी ए फिर सी ए बी, मतलब ए बी सी चक्कर जीरो जीरो होना चाहिए, देखो ए के साथ बी के साथ सी, देखो यहाँ तो हुआ, फिर यहाँ से स्टार्ट करना है, बी के साथ सी के साथ ए, तो पूरा सिमेट्रिक बनने का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ यूनिट वेक्टर, इसमें ऐसा क्या है, इसमें जो देखो हमें बोला यूनिट वेक्टर, देखो इसका अगर लेंथ निकालेंगे तो वन तो नहीं आएगी इस बार, तो ये भी गलत है, इसकी लेंथ निकालोगे तो वो भी नहीं आएगी लेंथ वन, इसकी लेंथ वन आएगी, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा, कैसे, इसका अगर लेंथ निकालोगे आप तो ऊपर कितना हो जाएगा 9 प्लस 36 प्लस 4 तो 49 हो गया, तो 7 में तो 7 कट गया तो इतना है, बनी तो आया, तो ये तो हो जाएगा। ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ए डॉट आई करोगे तो ए डॉट आई करोगे तो क्या मिलेगा ए वन, तो ए वन आई कैप हो गया, प्लस ये मिलेगा ए टू जे मिलेगा, और ये मिलेगा ए थ्री के कैप, द्वारा से किसके बराबर मिला, ए वेक्टर के, तो ये आंसर हो जाएगा ए वेक्टर, ये आ सकता है सवाल पेपर में। इन द फॉलोइंग क्वांटिटीज विच ऑफ द क्वांटिटी इज द वेक्टर, तो कौन सी क्वांटिटी वेक्टर होती है, तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, सबको पता है, वेग जो होता है वो वेलोसिटी वेक्टर होता है। अब उन्होंने कहा है कि ए और बी वेक्टर दे रखे हैं रेस्पेक्टिवली, द इक्वेशन प्लेन दिस, ये ए और बी की वैल्यू पूछी है, तो आप इसमें ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो इसका आंसर जो निकल के आता है स्टूडेंट, ये 12th का सवाल है, अब कर लीजिएगा, तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द प्लेन। अब बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम इज, एंगुलर मोमेंटम कैसा होता है स्टूडेंट, एक्सियल वेक्टर है, कैसा है, एक्सियल वेक्टर है। अब देखो स्टूडेंट ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, तो ए प्लस भी निकालना फिर ए माइनस भी निकालना, उन दोनों का आपस में कर देना डॉट, तो जो आंसर आएगा वो आप चेक कर लीजिएगा। आर वेक्टर दे रखा है, एफ वेक्टर दे रखा है, क्या पूछा है, न्यूटन, तो आप सभी जानते हैं एफ डॉट आर ये होता है आपका वर्क डन, उसका से मल्टीप्लाई कर लो वही आंसर मिल जाएगा, 2 का 3 से करो 6 मिलेगा, फिर माइनस का इससे करोगे तो -1 मिलेगा, इसका इससे करोगे तो प्लस का 5 मिलेगा, 6 और 5 11 में से गया 10, इसका आंसर हो जाएगा 10 न्यूटन। तो इन्होंने पूछा है कि पासेस थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से ये पास हो रहा है, तो आप रख के देख ले सकते हैं, तो आपको पता है कि इसमें 1 ठीक है, 0 ठीक है और 5, तो ये 12th क्लास का सवाल है मैथ का, करके देख लीजिएगा आपसे। हाँ ये तो पता ही होगा, आर की वैल्यू होती है तो आर कैप की नहीं होती है, अच्छा सॉरी, व्हाट विल बी द ग्रेडियंट पूछा है, तो ग्रेडियंट होता है इसका आर कैप, इसकी वैल्यू जो आएगी वो आर वेक्टर अपॉन आर आती है, सॉल्व करना है इसको, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है अगर 5 बराबर ये है तो उसका ग्रेडियंट कितना आएगा, तो ग्रेडियंट निकालने के लिए पहले आपको क्या करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में कर देना है प्लस आई टाइम, फिर वाई के रेस्पेक्ट में, फिर जे के रेस्पेक्ट में, तो इसका आंसर पहला आएगा। इसका ग्रेडियंट निकाल के आप लोगों को एक्स वाई जेड की जगह 1,1,2 रख देना है। इसका ग्रेडियंट निकालते कैसे आपने मैथ में भी सीखा होगा, पहले इसको एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो आपको मिलेगा 3 बाई स्क्वायर आई कैप, है ना, प्लस बाई के में करोगे तो ये हो जाएगा 3,
तो 9 हो जाएगा एक्स बाई स्क्वायर माइनस के 2/z²। फिर ये वैल्यू रखना, ये जे कैप हो जाएगा। इस तरीके से सवाल को कर सकते हैं आप, ठीक है ना। चेक कर लेना इसका आंसर क्या आ रहा है। ए वेक्टर अगर ये दे रखा है तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये ना तो आपका सोलिनोइडल है और ना ही ये इरोटेशनल है, ठीक है। क्योंकि इसका आप कर्ल निकालोगे तो कर्ल कभी जीरो नहीं आएगा। चेक करें कर्ल जीरो आएगा कि नहीं आएगा, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आई आएगा, यहाँ जे आएगा, यहाँ के आएगा। यहाँ पर डेल अपॉन डेल एक्स, यहाँ डेल अपॉन डेल वाई और यहाँ डेल अपॉन डेल जेड। तो ये बाई जेड, ये एक्स जेड और ये जेड वाई। तो इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा जेड, इसका इससे करोगे तो मिलेगा एक्स, तो जेड माइनस एक्स मिला, ठीक है। आई कैप तो जीरो तो नहीं होने वाला, कंफर्म है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। गॉस डाइवर्जेंस की बात की तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के बारे में आप जानते ही हो, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्टेटमेंट तो पूछे जाने, आपको ध्यान रखना। हाँ, इनमें से पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो ये तो पता ही है, ये सही है, ये भी सही है। तो ये वाला गलत है कि अगर मैं ग्रेडियंट निकालूं लॉग आर का तो ये आएगा, ये गलत है। तो ये सही हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि अगर आपके पास ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, तो पहले ए डॉट भी निकालना और उसका आंसर आए उसका डेरिवेटिव कर देना, तो आपको ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल है कि ए वेक्टर दे रखा है और इसका डी ए अपॉन डी टी निकालना है, तो उसका डेरिवेटिव कर लेना और उसका मॉड निकाल लेना। जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ 3 का 3 रहेगा, इसका भी ये हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव 4 हो जाएगा। तो आप इसे सॉल्व करोगे तो 9 + 9 + 16, तो 16 और 9 25। इसका करोगे तो यस 16 9 ये 9 ये और इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 16 और 9 25 और 9, ये गलत दे रखा है, चेक कर लेना। 25 तो नहीं आ रहा है यहाँ पर, ये तो यहाँ पर ये कांस्टेंट होना चाहिए, हटा दीजिए यहाँ से तो आ जाएगा टी आई के। तो किसी एंगल पर पूछा है नहीं, तो ये सवाल कुछ गलत सा लग रहा है मुझे। 30 वाला चेक कर लेना एक बार इसका आंसर, क्योंकि आपने इसका अगर डेरिवेटिव किया तो डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू क्या आनी चाहिए स्टूडेंट आपकी, देखिए जरा। डी ए अपॉन डी टी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -3 sin t आई कैप, इसकी हो जाएगी +3 cos t जे कैप और इसकी हो जाएगी +4 k कैप। जब इसका मॉड निकालोगे तो अंडर रूट में 9 sin स्क्वायर थीटा t प्लस 9 cos स्क्वायर t, ठीक है। सही है, सही है, सही है, ठीक है, अच्छा है, सही है। इसका आंसर 16 हो जाएगा। तो अंडर रूट में 9 कॉमन निकालोगे तो 1 हो जाएगा ये वाला और प्लस 16, 16 और 9 25, का आंसर आएगा इसका 5, सही है, ठीक है, अच्छा। अगला सवाल है कि अ फोर्स ऑफ कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिसिटी, तो सबको पता है इसका डाइवर्जेंस जीरो नहीं हो सकता। डाइवर्जेंस जीरो होता है केवल सॉरी सोलिनोइडल में। अगला क्वेश्चन नंबर 32 आ गया। ये कह रहा है द डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फंक्शन, तो उसका डाइवर्जेंस निकालना है। तो डाइवर्जेंस निकालोगे इसका तो पहले इसको एक्स के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करोगे, तो एक्स के करोगे तो 6x आएगा पहले टर्म। 6x कहाँ आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा, तो इसको कट करो पहले। द्वारा करोगे तो 10xy आएगा, तो 10xy ये रहा, तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका कर्ल पूछा है स्टूडेंट, तो अगर कर्ल इसका अगर जीरो आया तो इरोटेशनल है, तो जीरो एंड इरोटेशनल, ये सही है। आर वेक्टर दे रखा है, इसका वेलोसिटी पूछा है कहां पर, टी बराबर 1/2a पर, तो इसका डी आर अपॉन डी टी निकाल लो पहले। तो कितना आ जाएगा 280 आई कैप प्लस जे कैप। अब टी की वैल्यू 1/2a रखनी है, तो टी की वैल्यू 1/2a रखो तो आई प्लस जे रह जाएगा, तो आई प्लस जे कहाँ, ये रहा। अगला क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का है, तो कर लेना इसको, इसका ऑप्शन 7/12 आएगा। अगला क्वेश्चन है, इसका अगला क्वेश्चन है द वैल्यू वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपैड, तो पैरेललोपैड का जो वॉल्यूम होता है वो होता है डी बराबर डी एच टी बाई जेड है। ये सवाल आ सकता है, ध्यान रखना स्टूडेंट। 37 लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होल्ड्स फॉर, ये भी इंपोर्टेंट सवाल है बहुत। रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी ओनली, ध्यान रखिएगा। इसमें डेल वेक्टर की वैल्यू पूछी सिलेंड्रिकल फॉर्म में, तो आप ध्यान रखिएगा इसकी जो वैल्यू होती है वो ये होती है। ये पेपर में पूछी जाएगी 100%, ध्यान रखिएगा इसको। 38 वाली। अगला क्वेश्चन है द डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट इन स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इन गिव्स एज, उसका आंसर होना चाहिए डीवी बराबर आर स्क्वायर साइन थीटा। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। 39 और 40 इंपोर्टेंट सवाल है तीनों के तीनों।
द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इन स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स इज गिवन बाय, तो क्या होना चाहिए इसका आंसर ये, ठीक है ना, इंपोर्टेंट सवाल है, आ सकता है। तो सभी को पता है तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी की वैल्यू क्या होती है, इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 132 माइनस 132 माइनस 123 यानी कि यही हो जाएगा, ठीक है। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी का, ए डॉट बी क्रॉस सी इस तरीके से होता है, 132 कहते हैं ना, 132 माइनस 123, ठीक, चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन है व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देयर, तो क्या होना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए उसका, जीरो। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। अगला क्वेश्चन है इसका सॉलिनॉइड कंडीशन पूछी है, तो उसका डाइवर्जेंस जीरो कर दो, तो उसका डाइवर्जेंस का वन, इसकी वैल्यू वन, इसकी वैल्यू ए बराबर जीरो, तो ए की वैल्यू क्या आएगी, -2, यानी कि डी सही है। इसकी वैल्यू पूछी गई तो इसकी वैल्यू तो आपको पता होगी मैथमेटिक्स में कितनी होती है, n n+1 इंटू आर की पावर n-2। ये मैथ्स के सवाल अच्छे आए थे इस बार इसमें, इसका अगर कर्ल निकालते हो तो ई की पावर में आंसर आएगा, तो उसका आंसर आएगा ये। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डील्स विद, किसको करती है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को। ये पेपर अच्छा है काफी, ये आया हुआ था एक बार, आपकी यूनिवर्सिटी का पेपर है, इसमें से सवाल बहुत मिल सकते हैं, ध्यान रखना स्टूडेंट। एक्सप्रेशन फॉर रेडियल कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन इज इन स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स सिस्टम, ध्यान रखना इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि टेंसर्स आर मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स एंड जनरलाइज स्केलर्स वेक्टर, तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 डायमेंशंस। कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर इज अ टेंसर कैसा होता है, कॉन्ट्रावेरिएंट हमेशा ध्यान रखना एक डायमेंशन का। ये कौन का डेल्टा का ये सिंबल होता है, पूछा जा सकता है ये। रैंक 2 वाला कौन सा है, तो रैंक 2 में है तो उसका सम करेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर 2। टेंसर क्वांटिटी विच हैज बोथ कॉन्ट्रावेरिएंट एंड कोवेरिएंट, ये इंपोर्टेंट सवाल है, उसको बोलते हैं हम लोग मिक्स्ड टेंसर, कौन सा बोलते हैं, मिक्स्ड टेंसर। अगला सवाल है इनमें से 4 डायमेंशन वाला कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 54, तो 54 का राइट आंसर होगा सिमेट्रिक। लीवा शिलेवा, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चेक कर लीजिएगा। ये तो पता ही होगा आपको, ये वैल्यू किसके बराबर होती है, जीरो के बराबर होती है, जहां पर 2 क्रॉस आए वहां जीरो कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है फॉर ए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो उसमें क्या होता है, न्यूटन के लॉ को फॉलो करेगा तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। सूडो फोर्स इज आल्सो नोन एज, क्या कहलाता है, फ्रिक्शियस फोर्स, ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट सवाल है 58 वाला। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ थीटा, थीटा कितना रोटेट हो सकता है पूरा का पूरा, बताइए पाई। और अगर फाई की वैल्यू करता तो फाई की वैल्यू होती है 0 से लेकर 2 पाई तक, फाई के लिए ध्यान रखना, इंपोर्टेंट सवाल है। 60 डेल्टा आर की वैल्यू पूछी गई, तो सबको पता है डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मुला क्या होता है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये मैं आपको न्यूमेरिकल अगली वीडियो में कराऊंगा सारे, है ना। विच वन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा, आपको पता है टक्कर से पहले का मोमेंटम और टक्कर के बाद का मोमेंटम बराबर होता है, ठीक है, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम। अगला सवाल है एग्जांपल्स ऑफ सूडो फोर्स, तो सबको पता होना चाहिए सूडो फोर्स के एग्जांपल सारे हैं, आयलर फोर्स, कॉरियोलस फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ऑल ऑफ दिस। द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी इज लोकेटेड, कहां होता है सेंटर मास, इनसाइड ऑफ द बॉडी। वेयर द सेंटर ऑफ मास इज सिचुएटेड इन अ यूनिफॉर्म डिस्क, तो क्या होगा उसका आंसर, ए सेंटर ऑफ डिस्क, जैसे कोई गोल चकती है तो उसका कहां पर होगा, सेंटर में तो होगा। कंजर्वेटिव फोर्स के लिए दोबारा सवाल आ गया, देख रहे हैं आप, बार बार वही सवाल पूछे जाते हैं। कॉरियोलस फोर्स हाल इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखिए, ये पेपर बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल कॉन्सेप्ट डज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन, तो क्या करता है वो फोर्स को, फर्स्ट लॉ सॉरी फर्स्ट लॉ करता है इनर्शिया को। कर्ल किसमें जीरो होता है, सबको पता होगा कंजर्वेटिव में। अगला द वर्क डन अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इन अ कंजर्वेटिव फोर्स, तो ध्यान रखना कंजर्वेटिव में कैसा होता है, जीरो होता है।
एफ बराबर पता ही होगा आपको, सारी सही है इसमें, तो न्यूटन के सेकंड लॉ सारे के सारे। ये पेपर बहुत हेल्प दे सकता है आपको एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज आल्सो नोन एज टॉर्क। काइनेटिक एनर्जी तो उसका हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगा। न्यूमेरिकल देख लीजिएगा आप। अबाउट डायमीटर पूछा तो इसका आंसर होता है 2/5 एम आर स्क्वायर, तो पता होना चाहिए आपको। मैं न्यूमेरिकल्स नहीं करा रहा स्टूडेंट आपको, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, इंपोर्टेंट सवाल है, आने वाला सवाल है, ये आने वाला है, ठीक है ना। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन कैसा होता है, कांस्टेंट। ऐसा यूनिट ऑफ यंग मॉडुलस हो चाहे बल्क मॉडुलस हो, कोई सा मॉडुलस हो, उसका आंसर होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये भी आ सकता है 79 वाला, ध्यान रखिएगा। द इलास्टिक कांस्टेंट ऑफ एनी मटेरियल इज, तो इलास्टिक कांस्टेंट क्या होता है, ये ध्यान रखिएगा। किसी भी रिजिड बॉडी का रोटेट करने के लिए तो क्या होना चाहिए, इसका आंसर L/√2। द लिमिट्स ऑफ पोजिशन रेशियो दोबारा से आ गया सवाल ये, तो -1 से छोटा बड़ा और 0.5 से बड़ा। ये सवाल आएगा 84, ध्यान रखना एग्जाम में, 101% आने वाला सवाल है ये। तो बाई के ईटा में रिलेशन होता है ये, ठीक है, बाई के ईटा। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ सेकंड लॉ, तो केपलर के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, d/dt बराबर L/2m। न्यूटन का वो केपलर का थर्ड नियम, t² प्रोपोर्शनल टू a क्यू होता है। वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट टू ब्रिंग इट टू सर्टेन पॉइंट इन द स्पेस इज कॉल्ड, क्या कहलाता है वो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल अप्लाइड्स टू द, किसमें, बोथ, लार्ज बॉडी के लिए भी और स्मॉल बॉडी के लिए भी। केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन वर प्रपोज्ड ओनली फॉर, किसके लिए, एनी प्लेनेट के लिए। अगला क्वेश्चन है, अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स ऑफ द अर्थ, ध्यान रखिएगा, रिजॉल्व फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। बहुत अच्छा सवाल है, आ चुका है 2-3 बार ये वाला सवाल, ये वाला। फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस, ये तो आनी है मान लीजिए, इट कमिंग, इट ये मान लीजिए आई गई है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जियो पोजिशनिंग सिस्टम होती है, सॉरी, ठीक है ना। अगला, ऑर्बिट स्पीड ऑफ सैटेलाइट, ऑर्बिट स्पीड ऑफ सैटेलाइट क्या होती है, अंडर रूट में जीएम और अंडर रूट में r+h, है ना। इसमें कह रहा है व्हेन अ पार्टिकल मूव्स अंडर अ सेंट्रल फोर्स, तो अंडर अ सेंट्रल फोर्स की बात करेंगे तो उसका आंसर क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। एंगुलर मोमेंटम कैसा रहता है, कंजर्व रहता है। टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट गोइंग अराउंड द अर्थ, ये भी नेगेटिव होती है, बहुत 2 बार रिपीट हो गया सवाल ये मान लीजिए आप। ये मान लीजिए इन दोनों पेपर से आपको बहुत कुछ हेल्प मिलने वाली है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो अ सेंट्रल फोर्स इज ऑलवेज कंजर्वेटिव। अगला क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन इज, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिमम। कैसा होगा, मैक्सिमम। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन फॉर सिंपल पेंडुलम इज, तो उसका जो राइट आंसर होने वाला है स्टूडेंट 1/2 पाई अंडर रूट में g/L। Which of the following statement is correct for the particle executing the velocity is maximum at origin? The relation of elastic energy, तो relation क्या होता है elastic energy में स्टूडेंट, kx, F proportional to kx होता है। ये भी इंपोर्टेंट पेपर रहता है बच्चों, छोटा सा पेपर था ये भी, देख लीजिए इसको भी। लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर इज अराउंड, तो उसका आंसर होता है सर्कुलेशन के लिए। द रेडियस ऑफ जाइरेशन, ये इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट सवाल है रेडियस ऑफ जाइरेशन वाला, तो इसके बारे में होता है इट्स मास के, कंजर्वेटिव में क्या होता है, कर्ल जीरो, ठीक है। अब वो तुम्हें बहुत बार रिपीट होंगे वो सवाल, तो ये मैंने करा दिया था आपको, 4 टाइम बढ़ जाएगा इसका।
डबल है तो उसका डबल कर दीजिए। रिड्यूस्ड मास बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आएगा ही आएगा, ध्यान रखना ये सवाल इलेक्ट्रॉन ऑफ रिड्यूस्ड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिड्यूस्ड मास ऑफ पॉजिट्रोनियम विल बी, तो क्या होगा, हाफ होता है, ध्यान रखना, और हीलियम का इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इस चीज को ध्यान रखना। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज मैक्सिमम, कहां पर होती है, पोल्स पर, ओनली पोल्स पर। द रॉकेट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, किस पर काम करती है, लीनियर कंजर्वेशन पर। लिसाजी फिगर यूज्ड फॉर मेजरमेंट, तो ध्यान रखना, मैंने बताया था, देखो कहीं कहीं दिखा है फेज डिफरेंस, कहीं कहीं लिखी फ्रीक्वेंसी, तो आप ध्यान रखना बोथ के लिए होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो मोस्टली आंसर आप लोग फेज डिफरेंस लगा के आइएगा। द मैक्सिमम पावर एब्जॉर्ब्ड बाय अ फोर्स ऑसिलेटर इज, तो इसका आंसर हो जाएगा रेजोनेंस, अनुनाद। हाँ, इसके बारे में काइनेटिक की बात की तो 2n हो जाएगा। द ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड अ सॉलिड स्फीयर, तो इनसाइड करेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला आ सकता है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो म्यू बराबर होता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। वेवलेंथ के बारे में बात की है तो ये पाई के बराबर आता है, पाई इंटू 100 के बराबर, तो 100 पाई हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी हम अल्ट्रासोनिक की कितनी होती है, ध्यान रखिएगा, ग्रेटर देन 20,000। क्या पूछा है इन्होंने हमसे, फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस 2 पाई अपॉन लैम्डा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पाई बाई 2। वन प्रोपिगेट्स इन, तो क्या होता है वो, ओनली प्रोपिगेट्स वेव। अगला क्वेश्चन है कि द प्रोपोर्शनल ऑफ द विच काइंड ऑफ वेव द चेंज इन प्रेशर अकर्स, कैसा, लॉन्गिट्यूडनल। द पीरियड ऑफ जी स्टेशनरी कितना होता है, 24 आवर। देखो बार बार रिपीट होने वाला सवाल है ये वाला, 19 वाला। द रिलेशन बिटवीन द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दिस। केपलर लॉ तो मान लीजिए आना ही आना है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यू। 2/5 mr स्क्वायर टेंजेंट के थ्रू करेंगे तो उसमें कितना जुड़ जाएगा, हाफ एम आर स्क्वायर, तो 2/5 यानी कि 1 mr स्क्वायर जुड़ जाएगा, तो 7/5 हो जाएगा। बाई के ईटा में संबंध पूछा है, बाई के सिग्मा में, तो बाई के सिग्मा का तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बाई बराबर 3 के 1 - 2 सिग्मा होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी बार ज्यादा बार पूछे जाने वाला सवाल है सेंटर के लिए। व्हेन टॉर्क एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज जीरो, जहां पर टॉर्क सिस्टम जीरो हो रहा है तो क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम में। अगला सवाल है 26 वाले, देखो ये फॉर्मूले वाले सवाल तो आप लिख लीजिए एक पेज पर, ठीक है ना, बाई के ईटा में रिलेशन वाले। अर्थ कैसा है, अर्थ जो है आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम है, ये भी आ सकता है सवाल, ध्यान रखना, 27 वाला सवाल आ सकता है, इंपोर्टेंट है। पोजिशन रेशियो वाला तो आना ही आना है, इसे कोई नहीं काट सकता, -1 से बड़ा और 0.5 से छोटा। तो मैंने आपको 4 पेपर कराए, चारों पेपर में 10-12 सवाल ऐसे हैं हर बार कॉमन है, वो तो आने ही आने हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन स्पेरिकल, तो उसके लिए आंसर होता है 2/3 mr स्क्वायर। रोटेशनल के लिए बात करें तो उसका आंसर होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसका जो आंसर निकालेंगे आप लोग, उसका आंसर आएगा 5g/14। फॉर एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस द फॉलोइंग क्वांटिटी मस्ट बी जीरो, क्या जीरो होती है स्टूडेंट, एक्सेलरेशन इनर्शियल फ्रेम में। देखो फिर दोबारा से आगे सवाल है, ये सवाल सेपरेशन हमेशा पूछेगा, ध्यान रखना, λ/2 λ/2 λ/2। द ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर, कैसे होते हैं, सारे होते हैं। कॉरियोलस फोर्स इंपोर्टेंट सवाल है, ये भी आ सकता है पेपर में, ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट सवाल है ये भी। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज, कैसे होती है, ऑलवेज पॉजिटिव। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज, कैसा होना चाहिए, हमेशा कांस्टेंट। द लॉ ऑफ न्यूटन्स आर एप्लीकेबल फॉर, किसके लिए, इनर्शियल फ्रेम के लिए ओनली। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो आपको पता है dp/dt होता है। गॉस डाइवर्जेंस के बारे में तो पता ही होगा आपको, इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रेशन चेंज इनटू वॉल्यूम इंटीग्रेशन विद द हेल्प ऑफ
डाइवर्जेंस। स्टोक कर्ल थ्योरम के बारे में बात करें, लाइन को सरफेस में चेंज करता है विद द हेल्प ऑफ कर्ल। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, मैंने बताया था आपको थीटा की वैल्यू कहाँ होती है, पाई बाई 2 पाई तक होती है, और फाई की क्या होती है, 2 पाई तक होती है। हाँ, इसकी वैल्यू पूछी है, तो इसमें से पूछा है कौन सा कोऑर्डिनेट इनकरेक्ट है, ध्यान रखना इनकरेक्ट पूछा है। तो इनकरेक्ट है पूछा, थीटा की वैल्यू तो सबको पता है 0 से लेकर पाई तक होती है, तो इन्होंने गलत दिया है ना, तो उसका आंसर ही सही हो जाएगा। इनकरेक्ट पूछा है। ये सवाल वो सवाल है स्टूडेंट, इनको बार बार आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 44, तो 44 के बारे में बात करें हम लोग, तो उसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। विच रिलेशन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है, तो सबको पता है ए नोट बराबर माइनस का ओमेगा स्क्वायर आर होता है। अब देखो, इन्होंने पूछा है हमसे द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दे रखा है, सिलेंड्रिकल पूछे हैं, तो लास्ट वाला चेंज नहीं होगा, तो देखो लास्ट वाला चेंज यहाँ पर भी नहीं हुआ है। तो हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट क्या होता है, रो, फाई और जेड। जो रो की वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 1 आएगी रो की वैल्यू, तो रो की वैल्यू 1 यहाँ आ रही, नहीं आ रही, यहाँ आ रही, नहीं आ रही। अब बचा हमारे पास फाई, तो फाई की जो वैल्यू होती है tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स होती है, तो बाई अपॉन एक्स करोगे तो आंसर कितना आएगा, 0, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले, इसके लिए बताया था, देखो हमारे पास जो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास स्पेरिकल कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, आर, थीटा और फाई। इसका अगर इसके साथ क्रॉस करोगे तो ये मिलेगा, इसके साथ क्रॉस करोगे तो ये मिलेगा। तो हमें पूछा है डॉट, तो हमें पता है तीनों के तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, कौन, आर कैप, थीटा कैप और फाई कैप, तो इनका डॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। पार्टिकल की प्लेन की वैल्यू पूछिए तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसमें रेडियल और ट्रांसवर्स एक्स वेलोसिटी दोनों है। क्वेश्चन नंबर 49 कर सकते हैं, अ पार्टिकल्स मूव ऑन अ कर्व, तो एक्स दे रखा है, बाई दे रखा है और जेड दे रखा है, तो टी बराबर 1 पर पूछा है, क्या पूछा है हमसे, वेलोसिटी पूछी है, तो उसका एक बार डेरिवेटिव कर लीजिए, तो डेरिवेटिव करोगे तो 4t आई कैप हो जाएगा, इसका करोगे 2t माइनस 4j कैप हो जाएगा, और प्लस इसका करोगे तो 3k कैप हो जाएगा। तो आप इसके 1 पुट करोगे तो 2 में से 4 जाएगा तो -2 बचेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, है ना। टेंसर का करेक्ट एरे पूछा है, तो उसका नॉट अ टेंसर, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये चीज सेम नहीं हो सकती है ना। इन एन एन डायमेंशनल स्पेस, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, आपको पता है एन के बराबर। रैंक 2 का पूछा है, तो रैंक 2 के लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एन एन माइनस 1/2, एंटी सिमेट्रिक ध्यान रखना, और सिमेट्रिकली क्या होता है, एन एन प्लस 1/2, किसके लिए, सिमेट्रिक के लिए। क्वेश्चन नंबर 53, ए आई जे बराबर ए जे आई है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, असिमेट्रिक, क्योंकि देखो जे बराबर हो गए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आप जानते हैं कि ए आई जे करें तो बराबर किसका होता है, ए जे आई की होता है, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सममित आपकी की बात कर रहा हूं मैं आपको। तो इस सब की बताएं इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, क्योंकि ये क्रॉनिकल डेल्टा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 55, 4 डायमेंशनल स्पेस के बारे में बात करें तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टेंसर ऑफ अ रैंक इज टू, किसमें होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। स्केलर क्वांटिटीज आर टेंसर्स ऑफ, किसकी, जीरो ऑर्डर की। ये बहुत सवाल इंपोर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना, 57 वाला सवाल आ सकता है, ध्यान रखिएगा। क्रॉनिकल डेल्टा की वैल्यू 1 होती बताई थी मैंने आपको, और सेकंड ऑर्डर का होता है। ये तो बताइए 3 आता है इसका आंसर, आर डॉट एन के लिए 3 आता है, 3 भी हो जाएगा। डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप तो 2 अपॉन आर होता है, तो ये गलत सवाल है, तो डाइवर्जेंस आर वेक्टर होना चाहिए यहाँ पर, तो 3 आएगा, ठीक है ना। इस चीज का वैसे आंसर होता है 2 अपॉन आर, तो उसको आप सही कर लेना, इसका आंसर आर वेक्टर कर लेना यहाँ पर, तो 3 आएगा। इसकी वैल्यू 0 हो जाए, डेल्टा रहा 3 रखना है, तो इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, चेक कर लीजिएगा एक बार। सॉरी, एक्स रहा 3 पर पूछा है तो जी इन्फिनिटी, अगर 3 नहीं होता तो 0 आता, ठीक है। ये वेक्टर सॉलिनॉइडल है, इसका मल्टीप्लाई करोगे तभी मैंने बताया था, इसका वो करो 3 प्लस -1 हो जाएगा ये, सॉरी 3 प्लस 2, इसके लिए माइनस ए बराबर 0, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 5, ये रहा। इसके लिए तो बताई थी मैंने आपको कितनी होती है, आर के अपॉन आर क्यू, या इसे पूछ सकता है इसको, नो नो नो, आर के अपॉन आर स्क्वायर होगी, और आर वेक्टर अपॉन आर क्यू होती है, ध्यान रखिएगा इसकी वैल्यू, ये गलत दे रखा है इसमें प्रिंट में।
डायरेक्शन ऑफ ग्रेड 5 परपेंडिकुलर होती है, ध्यान रखिएगा, ये तो इंपोर्टेंट सवाल है। 64, अगर ए वेक्टर इज अ वेक्टर होगा तो ध्यान रखिएगा, ए वेक्टर इज वेक्टर देन, तो उसका डाइवर्जेंस हमेशा कैसा होता है, स्केलर। Which of these quantities do not behaves as a pseudo vector? ध्यान रखिएगा, लीनियर मोमेंटम सूडो वेक्टर की तरह बिहेव नहीं करता। अगला सवाल है द पोजीशन ऑफ वेक्टर दिस, तो आपको पता है आई कैप प्लस 2j कैप और के कैप वाला 0 होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो बच्चों, हमें डिस्प्लेसमेंट दे रखा है ये, और हमसे पूछा है वर्क डन, तो 2 का मल्टीप्लाई करो 5 के साथ तो 10 हो जाएगा, और प्लस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो 12 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका 22। तो ये आ गया, ठीक है। पहले वाली कंडीशन पूछी है, सबको पता है, सारी पहले वाली कंडीशन है, ए एक्स अपॉन ए वाई होता है, कहाँ गया, ए एक्स अपॉन बी एक्स ए वाई अपॉन बी वाई, सही है, तो ये सही है इसकी। अगर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो एन का मान बताइए, इन दोनों डॉट कर दीजिए, 0 के बराबर रख देना, तो ये हो जाएगा 20 और माइनस के 6 और प्लस के 7 एन बराबर 0, तो 7 एन बराबर निकालोगे 14 माइनस के, है ना, तो 2 बार कट जाएगा, तो माइनस का 2 राइट आंसर है इसका। अगर a माइनस बी ए प्लस बी के बराबर है तो उसका राइट आंसर आता है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी, 90 डिग्री। 3 वेक्टर्स कोप्लेनर दे रखे हैं, तो करना कुछ नहीं है, इसका डिटरमिनेंट लेना है, 0 के बराबर रख देना है, काफी बार आ चुका हूँ उस चीज को तो मैं। ट्रायंगल एंगल फाइंड द एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला होता है ट्रायंगल का कितना, 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो आप क्या करना, इन दोनों क्रॉस करके आप करके उसका मॉड ले लेना, तो आंसर आ जाएगा इसका ये। अगला सवाल पूछा है इन्होंने हमसे कि बच्चों इज करेक्ट, तो एरिया इज वेक्टर वॉल्यूम इज स्केलर, ये सवाल पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। एरिया हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होती है अल्पांश के लिए, और वॉल्यूम जो होता है आयतन वो कैसा होता है, स्केलर क्वांटिटी। इसकी यूनिट वेक्टर की वैल्यू पूछी है, तो ऐसा कौन सा आंसर है इसका, इसके देखो आई प्लस 5j प्लस 2k, इसका निकाल देंगे मॉड 1 प्लस 25 प्लस 4 29 तो इसका आंसर हो जाएगा √30, यानी पहला वाला। तो उम्मीद है स्टूडेंट मैंने इंग्लिश में बताई वीडियो, आप इसको 2 से 3 बार वीडियोस को देखें तो आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है एग्जाम में। स्टूडेंट मैं कल एक वीडियो लेके आऊंगा, उस वीडियो में आपके थ्योरी के क्वेश्चंस होंगे, मैं आपको थ्योरी कवर कराऊंगा उसमें, ठीक है ना। थैंक यू।